राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन फिर से एक 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये जो सीरीज मेरी चल रही है ये सीजीएल मेंस को टारगेट करके, तो यहाँ पर अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही करेंगे और जितने भी अभी जो एग्जाम हुए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 37,500 फॉर 1/3 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एवरी 8 मंथ्स। तो देखिए यहाँ पे अपन से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल अपन को दे रखा है, टाइम अपन को दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम है, लेकिन यहाँ पर जो अपन कंपाउंड कर रहे हैं वो 8 मंथली कर रहे हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जितने टाइम के लिए कंपाउंडेड किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतने ही टाइम की अपन यहाँ पर लेके चलते हैं। तो ये पर एनम का मतलब हो गया 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने। तो 12 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। तो 8 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 से एक बार में, दैट मीन्स कि 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की 8%। तो ये होगी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम को भी अपन को 8 मंथली के कितने पेयर बनेंगे इसमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे 1/3 ईयर, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, तो 1 ईयर तो पूरा हो गया। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स प्लस 1/3 ईयर, तो 1/3 ईयर का मतलब क्या हो गया, 1/3 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज 4 मंथ। तो ये आ गया आपके पास 4 महीने। तो ये टोटल हो गया 16 महीने। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो 16 है उसको मैं बोल सकता हूं 8 इंटू 2, दैट मीन्स कि 2 बार कंपाउंड होगा 8% के हिसाब से। तो देखिए यहां पर आप चाहे तो 2 बार कंपाउंडिंग करके जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो निकाल सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला भी अपने पास आता है। जैसे अगर 2 बार कंपाउंड करते हैं तो उसका रेशियो बनता है 1:2। तो यहाँ पे अपन को क्या करना होता है, जो भी अपना ये प्रिंसिपल दे रखा है इसका आप 8% निकाल लीजिए। अब इसका 8% कितना हो जाएगा, तो देखिए 8/100 अगर आप करेंगे तो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 375 इंटू 8 बनेगा। तो 8 पंजे 40 की जीरो, 4 कैरी चला गया, 56 और 4 60, 6 कैरी चला गया, 8 3 24 और 6 30, 3,000 रुपये बनेगा। फिर इस 3,000 का फिर से 8% निकाल लीजिए। 3,000 का अगर फिर से आप 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 8 मतलब 240 रुपये। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6,000, ये हो गया 240 और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो ये आ गया 6,240। तो इतना टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये तो देखिए एक तरीका हुआ ही सही। दूसरा तरीका यहाँ पर अपन टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 2 बार अगर कंपाउंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2x प्लस x²/100। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 8 डालेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64/100 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 0.64, दैट मीन्स 16.64%। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 16.64% का इंटरेस्ट मिला, किस पर, प्रिंसिपल पर, दैट मीन्स 37,500 पर। तो 37,500 पर अगर आप 16.64% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ा कैलकुलेशन को तेज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 375 की बात करूं तो ये होता है अपने पास 125 इंटू 3 और 125 होता है 5 क्यूब, तो ये बन गया 5 क्यूब इंटू 3। और मैं बोल सकता हूं कि ये 16.64 में अच्छे खासे 2 होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 8 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 2 का क्यूब इंटू ये 8 से कितनी बार में जा रहा है, 8 दूनी 16 और 8 का 8 बार में 64, दैट मीन्स 2.8। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब मिला के कितना बन जाता है ये, तो ये आपके पास बन जाता है 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 1000, 1000 का मतलब कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 जीरो का मतलब क्या हुआ, सॉरी ये 2.08 आएगा, माय मिस्टेक। तो देखिए 3 जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये 2 डिसिमल आपके खत्म हो जाएंगे 2 जीरो से और 1 जीरो और बचेगा। तो इसका मतलब एंड में केवल 1 जीरो आएगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 से ज्यादा जीरो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकते। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB जो है पैरेलल है DC के। तो चलिए क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि AB जो है वो 14 है और DC 90 है। तो यहाँ पर मैं DC को बड़ा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम शेप का क्वाड्रिलेटरल आपके पास बन जाएगा, ABCD। यहाँ पर AB और CD जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। AB आपको दे रखा है 14, BC दे रखा है 73, DC दे रखा है 90 और AD दे रखा है 22। फिर बोला जा रहा है कि E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड BD रेस्पेक्टिवली। तो देखिए AC और BD जो ये डायगोनल बनेंगे दो, इनके मिड पॉइंट है।
तो ई तो है AC का, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, और F जो है वो है BD का। तो ये हो गए अपने E और F पॉइंट। तो अपन से ये EF की लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेपेजियम में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट से मिलकर जो साइड बनती है, जिसको अपन EF बोल रहे हैं, ये EF जो है वो हमेशा बराबर होती है हाफ टाइम्स CD माइनस AB। मतलब CD और AB में जो भी बड़ा होगा तो बड़े में से छोटे को आपको घटाना है। तो ये यहाँ पर आप EF को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम CD है 90 और AB है 14। तो 90 में 14 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76। 76 बटा 2 मतलब 38। तो ये हो जाएगी 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। गिवन दिस एंड दिस वेयर PQR एंड ABC आर नॉन जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे अपन को ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो अगर आप चाहे तो जैसे ये P/A है, फिर ये इसका रेसिप्रोकल A/P है, और यहाँ पर आपको P/A का स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे अगर मैं P/A को x, Q/B को y और R/C को C नहीं Z मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, तो ये तो बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और ये बन गया अपने पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। और अपन से पूछा क्या जा रहा है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि अपन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, यहां पर ये P/A क्या है, x, तो x का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर, ये हो गया z का स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये LCM XYZ आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा YZ प्लस XZ प्लस XY एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि XY प्लस YZ प्लस ZX इसकी जो वैल्यू है वो मेरे को 0 दे दी। तो यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम XY प्लस YZ प्लस ZX। ये चीज आपको 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। The base of a right prism is a right angle triangle with like 7 cm and 24 cm. The height of the prism is 12. Find the lateral surface area of the prism. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक राइट प्रिज्म का बेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए प्रिज्म में क्या होता है, जो उसका बेस होता है सेम वैसा ही टॉप होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, मान लेते हैं ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर ये बेस है तो ऐसा ही सेम एक टॉप भी होगा कुछ इस तरीके से, और इनकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसके लिए ये, फिर इसके लिए ये वाला, और इसके लिए ये वाला। तो ये अपना बन गया प्रिज्म। यही अगर पिरामिड होता तो पिरामिड में केवल और केवल बेस होता है, उसमें टॉप में कोई फिगर नहीं होता। तो यहां पर जैसे अगर पिरामिड में बनाना चाहूं तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएगा नीचे में, तो और ये जो तीनों पॉइंट है ये इस तरीके से ऊपर जाके कनेक्ट होंगे यहां पर। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म में यही अंतर है कि प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है, लेकिन पिरामिड में टॉप नहीं होता। यही अगर आपको स्क्वायर बोला होता कि भैया जो प्रिज्म का बेस है वो स्क्वायर है, तो फिर टॉप भी अपना स्क्वायर बन जाता। तो जो भी फिगर आपको बेस में दे रखा है वही टॉप में बन जाएगा इन द केस ऑफ प्रिज्म। अब यहां पर बोला गया है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी लेग 7 और 24 है। लेग बोलने का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर साइड है वो 7 और 24 है। तो इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन कौन सी होगी, ये और ये वाली, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये अपन को 7 और ये 24 दे रखा है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहां पर हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं, 7 24 25, ये ट्रिपलेट होता है। तो ये आ गया अपना 25 के बराबर। और हाइट जो है प्रिज्म की वो दे रखी है, दैट मींस की ये वाली जो साइड है ये अपन को दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कोई भी प्रिज्म हो उसमें तीनों हाइट बराबर होती है। जैसे अगर बेस स्क्वायर बनता तो फिर 4 हाइट बनती और चारों बराबर होती। तो लेटरल सरफेस एरिया अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि अगर मैं सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो उसमें अपन क्या करते हैं, बस बेस और टॉप का जो एरिया है उसको हटा देते हैं, बाकी बीच में जो भी है उसको लेते हैं। सेम तरीके से यहां पर होगा, प्रिज्म में भी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो बेस का ट्राइंगल है और नीचे जो बेस का जो नीचे का ट्राइंगल है और ऊपर टॉप का जो ट्राइंगल है, इनके एरिया को मैं हटा दूंगा। इसके बीच में जो फिगर बनेंगे केवल और केवल उनके एरिया को लेऊंगा। तो देखिए बीच में क्या फिगर बनेंगे आपके पास, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे देखिए ये वाला क्या बना आपके पास, ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि ये वाली साइड भी 7 है और नीचे वाली भी 7 है,
और मैंने जैसा कि बोला हाइट बराबर होगी, तो ये 12 है तो ये भी 12 है अपने पास। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अपोजिट साइड बराबर हो गई, और अपोजिट साइड बराबर दैट मीन्स कि रेक्टेंगल है, तो ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर भी एक रेक्टेंगल बनेगा, और ऐसे ही एक फ्रंट में भी रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला। तो ये 3 रेक्टेंगल बने, लेकिन इन तीनों रेक्टेंगल की जो हाइट है वो सेम है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो जैसे ये उधर जो पीछे वाला रेक्टेंगल है ये वाला, इसकी जो लेंथ है ये 7 है, इधर वाला ये जो राइट वाला रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो 24 है, और ये जो फ्रंट वाला रेक्टेंगल है आपके पास इसकी जो लेंथ है ये 25 है। तो यहां पर इन तीनों का एरिया को अपन ऐड करेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर 7 इंटू 12 प्लस 24 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12। आप कह सकते हैं कि तीनों में ब्रेथ जो है वो सेम रहेगी, बस लेंथ तीनों की अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर आप चाहे तो 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 प्लस 24 प्लस 25 कितना हो गया, 49 प्लस 7 दैट इज 56, 12 छके 72 की 2, 7 के लिए चला गया, 12 पंजे 60 और 7 67। ऑप्शन नंबर सी। ए हाइड्रोडायनेमिक्स रिसर्चर इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद ए मोटर बोट इन ए रिवर विद वेरिंग विथ। देखिए बोला जा रहा है कि एक हाइड्रोडायनेमिक रिसर्चर है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, और यहां पर उसने अलग अलग तरह की विथ ली है, विथ मतलब चौड़ाई। फिर बोला जा रहा है द बोट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए वाइडर पार्ट ऑफ द रिवर इन 3 आवर्स एंड देन 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन ए नेरोअर पार्ट वेयर द करंट इज ट्वाइस एज फास्ट एज कंपेयर टू द वाइडर पार्ट इन 4 आवर। तो देखिए यहाँ पर इसने 2 तरह की विथ ली है, एक तो वाइडर पार्ट और एक लिया है नेरोअर पार्ट। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये तो हो गया अपना वाइडर पार्ट। इस वाइडर पार्ट में वो डाउन स्ट्रीम जाता है 48 किलोमीटर 3 घंटे में। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में वो जा रहा है। तो जैसे यहां पर मैं मान लूं कि ये अपनी नदी की दिशा है, तो इसी दिशा में वो भी जा रहा है, दैट मीन्स कि ये वाली दिशा उसकी हो गई। तो यहां पर आप देखिए बोट की स्पीड को अपन मानते हैं S1 और नदी की स्पीड को मानते हैं S2। फिर बोला जा रहा है कि एक जो नेरोअर पार्ट है, इस नेरोअर पार्ट में वो अपस्ट्रीम जा रहा है। अपस्ट्रीम का मतलब है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि नदी इसी दिशा में जा रही है, तो इसके विपरीत दिशा में वो जाएगा, मतलब इस वाली दिशा में जाएगा। तो यहां पर बोट की स्पीड को तो अपन S1 ही मानेंगे, क्योंकि उसने कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया कि अलग अलग बोट है, दैट मींस की सेम बोट अपन को मान के चलनी है। लेकिन बोला गया है कि ये जो नेरोअर पार्ट है इसमें करंट की जो स्पीड है वो वाइडर पार्ट के कंपेरिजन में डबल है। तो यहां पर मैंने वाइडर पार्ट में अगर करंट की स्पीड को S2 माना, मतलब नदी की स्पीड को S2 माना, तो यहां पर मुझे नदी की स्पीड क्या माननी है, यहां पर उसका डबल मतलब 2S2 माननी है। फिर बोला गया कि इफ द रिसर्चर देन टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द वाइडर पार्ट ऑफ द रिवर, हाउ लॉन्ग विल दिस थर्ड सेगमेंट टेक। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर ये वाइडर पार्ट वाले रिवर में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता तो उसको कितना समय लगता। तो यहां पर मैं S1 और S2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए अपन जानते हैं कि जो बोट की स्पीड होती है वो हमेशा S1 प्लस S2 मानी जाती है। अगर बोट की स्पीड रुके हुए पानी में बात करेंगे तो वो S1 है, लेकिन अगर बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे तो वो S1 प्लस S2 मानी जाएगी। तो यहां पर S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 3 घंटे, दैट मींस कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड मानी जाती है वो S1 माइनस S2 मानी जाती है। S2 मतलब करंट की स्पीड, लेकिन करंट की स्पीड यहां पर 2S2 है, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 माइनस 2S2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 4 घंटे, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल S1 S2 निकाल सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो मैं बोल सकता हूं यहां पे S2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 2S2 माइनस 2S2, तो 2S1 प्लस S1 बन गया 3S1, 16 दूनी 32, 32 प्लस 8 40। तो यहां पर S1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 40/3, और S2 की अगर मैं बात करूं तो S2 कितना आ जाएगा, तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में आप S1 डाल दीजिए तो S2 आ जाएगा 16 माइनस 40/3, दैट मीन्स की 48 माइनस 40 8/3, तो ये आ गया 8/3। तो अब आप देखिए यहां पे अपन को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है वाइडर पार्ट में, और वाइडर पार्ट मतलब नदी की जो स्पीड है वो S2 है। अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो जो ओवरऑल बोट की स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, S1 माइनस S2। तो S1 माइनस S2 अगर आप करेंगे तो 40 माइनस 8 दैट मीन्स 32/3 आ जाएगा ये। तो जो ओवरऑल स्पीड है वो बन गई 32/3, 30 किलोमीटर अपन जा रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम है 32/3।
तो यहाँ पर ये 2 से 16 बार में, 2 से 15 बार में, तो ये आ गया 15 और ये 3 ऊपर जाएगा तो 45/16। तो देखिए 45/16 का मतलब 16 दूनी 32, मतलब 2 घंटे तो पूरे पूरे, और 45 माइनस 32 हो गया 13, तो 13/16 बना। 13/16 को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 16 का 4 बार में, 4 बार में नहीं 3 बार में, 3 बार में 48 और 12 का मतलब बन गया 120। तो मैं बोल सकता हूँ 16 का कितनी बार में चल जाएगा, 16 का लगभग 7 बार में हो जाएगा। 7 की जगह अपन इसको 8 बार में भी मान सकते हैं, वैसे तो 8 बार में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 7 बार में ही रहने देते हैं। 13 7 91 की 1, 9 कैरी चला गया, 13 3 39 9 48, दैट मीन्स 48.1। उसके हिसाब से नियरेस्ट इंटीजर में अगर मैं बोलूंगा तो 49 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को आंसर नियरेस्ट मिनट में बताना है, तो 2/49 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। If m equal to a cos क्यूब बीटा and n equal to b sin क्यूब बीटा, then find the value of this। तो देखिए ये काफी आसान सवाल है। यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मतलब m और n को, ये जो अपन को दे रखा है इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बीटा की कुछ वैल्यू लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बीटा इक्वल टू 0 ले लूँ, तो बीटा इक्वल टू 0 लेने पे मैं जानता हूँ कि cos 0 जो है वो 1 हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो गया अपने पास, और sin 0 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया। दैट मीन्स कि m आ गया आपके पास a के बराबर और n आ गया आपके पास 0 के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो a बाई a ये तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2/3 1 ही रह जाएगा, और 0 बाई b मतलब 0 आ गया, 0 की कुछ भी पावर डालो 0 ही आएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और नॉर्मल अगर आप डायरेक्ट पुट करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट अगर आप पुट करेंगे तो ये बनेगा a cos क्यूब बीटा बाई a की होल पावर 2/3 प्लस ये बनेगा b sin क्यूब बीटा बाई b की होल पावर 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये b कैंसिल आउट हो गया, ये a कैंसिल आउट हो गया, और मैं जानता हूँ कि ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये 3 है और ये 1/3 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 से 3 गया, सेम तरीके से ये 3 से 3 गया, तो ये आपके पास बन गया cos स्क्वायर बीटा और ये बन गया sin स्क्वायर बीटा, और sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा ये हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। 2 persons x and y leave place P for place Q at 7 AM and 7:10 AM respectively along the same path। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो लोग हैं x और y जो कि P से Q की ओर जा रहे हैं, ये आपका P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। x जो है वो 7 बजे चलना स्टार्ट करता है और y जो है वो 7:10 पे चलना स्टार्ट करता है, मतलब 10 मिनट बाद। दोनों की स्पीड अपन को दे रखी है, x की स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर आवर, y की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अपन से पूछा जा रहा है कि P पॉइंट से कितनी दूरी के बाद x और y आपस में मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जाके कहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो देखिए पहला तरीका, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, भले ही वो x के लिए हो या y के लिए हो। अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो उस केस में टाइम का जो रेशियो है वो स्पीड का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप x और y की स्पीड का रेशियो देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, x की स्पीड है 4.8 की, y की है 6, यहाँ पर ये 0.12 से 4 बार में, सॉरी 1.2 से 4 बार में, और ये 1.2 से 5 बार में। तो ये आ गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल, दैट इज 5:4। तो यहाँ पे 5 और 4 में 1 का अंतर है, और ये 1 का अंतर क्यों है, क्योंकि जो y है वो 10 मिनट के बाद चल रहा था, तो y ने 4 यूनिट लिया, x ने 5 यूनिट लिया, क्योंकि y ने 10 मिनट कम लिए, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं x और y, किसी को भी आप निकाल लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की मैं बात करूं तो 4 यूनिट में कितना समय लगेगा, 40 मिनट। इसका मतलब y को ये डिस्टेंस कवर करने में 40 मिनट का समय लग रहा है, और y की जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम है अपने पास 40 मिनट, इसको अपन आवर में चेंज कर लेते हैं, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, और स्पीड है 6 किलोमीटर। तो देखिए 6 से 10 बार में और ये 10 से 4 बार में, इसका मतलब कितना हो गया, 4 किलोमीटर। यहाँ पर अगर मैं x के द्वारा निकालता तब भी सेम होता, यहाँ पर अगर मैं x के द्वारा निकालता तो फिर मेरे को x का ही टाइम लेना पड़ता, जो कि हो जाता 50 मिनट, और x की स्पीड है 4.8, तो 4.8 इंटू 50/60 अगर आप करेंगे तो सेम 4 किलोमीटर ही आएगा। ये तो हुआ एक तरीका। अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये दोनों कितनी देर के बाद जाके मिलेंगे,
इसको निकालने का एक तरीका होता है, मान लेते हैं यहाँ पे जाके कहीं ये मिल रहे हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्स और वाई की रिलेटिव स्पीड। जैसे कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी एक्स माइनस वाई, इनमें जो भी बड़ा है मोड लगा देते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब एक्स और वाई सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए टाइम अलग अलग है, एक्स ने 7 बजे स्टार्ट किया, वाई ने 7:10 पे स्टार्ट किया। तो मैं देख लेता हूं कि 7 बजे से लेके 7:10 मतलब 10 मिनट में एक्स कितना डिस्टेंस चला होगा। तो यहां पर ये अपना वाई आ गया, एक्स यहां पर पहुंच गया होगा, मान लेते हैं एक्स आगे पहुंच जाएगा, तो ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो एक्स की जो स्पीड है वो 4.8 की है, 4.8 के हिसाब से 10 मिनट में, मिनट को मैं आवर में चेंज कर लेता हूं, तो 10/60 मतलब ये कितना हो गया, तो देखिए 1 0 कैंसिल आउट हो गया और ये 6 का 0.8, इसका मतलब वो 0.8 किलोमीटर चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो आ गया 0.8 किलोमीटर। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, बिकॉज अब दोनों सेम टाइम पे आ चुके हैं। यहां पर ये 7:10 पे और एक्स भी इस टाइम पर 7:10 पे आ चुका है, मतलब इस पॉइंट पे 7:10 पे आ चुका है। तो दोनों सेम टाइम पे हो गए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 है, डिवाइड बाय इनकी रिलेटिव स्पीड जो कि हो जाएगी 6 - 4.8 मतलब 1.2। तो ये आपको देता है टाइम, लेकिन यहां पर आपसे टाइम नहीं पूछ रहा, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब अपन को डिस्टेंस जो निकालना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है। तो अब आप देखिए ये जो टाइम हुआ ये एक्स और वाई दोनों के लिए बराबर है, लेकिन एक्स के लिए इस वाले पॉइंट से है, इस वाले पॉइंट से यहां तक, यहां से यहां जाने का, और वाई के लिए यहां से यहां जाने का। तो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स कि वाई जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से इतने टाइम में पहुंच रहा है। तो वाई की जो स्पीड है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। वाई की स्पीड कितनी है 6, तो 6 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये डिस्मल तो अपना कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तो कितना डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। फॉलोइंग आर द एजेज इन ईयर्स ऑफ 6 पीपल इन ए ग्रुप, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर एजेज राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेज। तो देखिए यहाँ पे अपन को 6 लोगों की एज दे रखी और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन अपन से पूछा जा रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में वेरिएंस, और वेरिएंस इज इक्वल टू होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो xi क्या है, ये सारे नंबर, दैट इज x1, x2, x3, x4, x5 और x6। तो i की वैल्यू यहां पे कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 6 तक जाएगी। और x बार का क्या है, x बार का मतलब क्या है, मीन, इन सारे नंबर का मीन। तो यहां पर आपको सबसे पहले इन सारे नंबर का मीन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये जो नंबर है इनका डिफरेंस बराबर है, अगर डिफरेंस बराबर होता है तो फिर मैं बोल सकता हूं मीन जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो यहां पर 25 + 50 हो गया 75, 75/2 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 37.5। तो मीन जो है वो आ गया 37.5। तो यहां पर सबसे पहले 25 - 37.5 करेंगे, 25 में 37.5 घटाएंगे क्या आएगा -12.5, और फिर -12.5 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स कि 12.5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस साइन, सम्मेशन। फिर 30 - 37.5 दैट इज -7.5, दैट इज 7.5 का स्क्वायर। फिर 35 - 37.5 मतलब 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। इसी तरीके से 40 - 37.5 करेंगे तो वो भी 2.5 आएगा। 45 - 37.5 करेंगे तो वो 7.5 आएगा, और 50 - 37.5 करेंगे तो वो 12.5 आएगा। डिवाइड बाय n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है। तो अब आप देखिए 12.5, तो यहां पर जब यूनिट डिजिट 5 हो तो फिर स्क्वायर निकालना काफी आसान हो जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो आपका 5 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और 5 को छोड़ के जो भी डिजिट बची उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए। 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13, तो 12 × 13 मतलब 156। और यहां पर अपन जानते हैं कि इधर अगर नंबर में डिजिट डिस्मल के बाद 1 डिजिट है, तो जो उसका स्क्वायर होगा उसमें डिस्मल के बाद 2 डिजिट होगी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं यहां पे डिस्मल लग जाएगा। फिर सेम तरीके से 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 जोड़ा 8, 7 8 56, तो यहां पर भी 56.25। और 2.5 का स्क्वायर तो वैसे अपन डायरेक्ट भी जानते हैं, मतलब 25 का 625 होता है, तो ये आ जाएगा 6.25। और यहां पर भी सेम है, तो ये मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स हो गए डिवाइड बाई 6, तो ये 2 से 3 बार में चला जाएगा अपना। तो देखिए इस सब का सम कर लीजिए, यह आ गया 0.75, फिर 6 और 6 12 और 6 18 की 8, एक कैरी चला गया, और 15 और 6 21 डिवाइड बाई 3, 3 का 7 बार में, 7 दूनी 6,
और 27 मतलब 3 का 9 बार में, तो ये आ गया 72.9। अब अपन को क्या करना है, इसका लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि अपन को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट वेरिएंस। ये अभी अपने पास वेरिएंस आया, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन से अपन चल सकते हैं। अपन जानते हैं 72 जो है वो 64 और 81 के बीच में होता है। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 81 का 9 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट 8 और 9 के बीच में होगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, दैट इज 8.54। A machine stacks boxes in the first minute. It stacks 15 boxes, but in the next minute, 5 boxes fall down. If the machine stacks in alternate minutes, how many minutes will it take to stack a total of 95 boxes? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक मशीन है जो कि एक के ऊपर एक बॉक्स जमाती है। स्टैक मतलब इस तरीके से कुछ बॉक्स की लीफ बनती है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, फिर इसके ऊपर 3 बॉक्स, इस तरीके से, है ना, इसको अपन बोलते हैं स्टैक। तो पहले मिनट वो 15 बॉक्स जमाती है, फिर अगले मिनट 5 बॉक्स गिर जाते हैं। तो पहले मिनट उसने 15 बॉक्स जमाए, फिर जैसे ही दूसरा मिनट आया उसने 5 बॉक्स गिरा दिए, दैट मीन्स की टोटल 10 ही बॉक्स रह गए। फिर जैसे ही तीसरा मिनट आएगा, अल्टरनेट मिनट्स पे वो बॉक्स को जमा रही है, मतलब एक के बाद तीसरे मिनट पे फिर वो 15 बॉक्स जमाएगी। लेकिन होगा क्या, जैसे ही चौथा मिनट आया फिर से वो 5 बॉक्स गिरा देगी, दैट मीन्स की यहां भी 10 बॉक्स ही जमे। तो शुरुआती 2 मिनट में 10 जमे, अगले 2 मिनट में भी 10 जमे, फिर अगले 2 मिनट में भी 10-10 जमेंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर 2 मिनट में 10 बॉक्स जमते हैं। तो 10 बॉक्स को जमाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट। और यहां पर अपन से पूछा जा रहा है कि 95 बॉक्स को जमाने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर अपन को पूरे बॉक्स एक साथ में नहीं जमाने, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 95 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 80। तो पहले मैं 80 बॉक्स को जमाऊंगा। 10 बॉक्स जमाने में 2 मिनट लगते हैं, तो 80 बॉक्स में कितना टाइम लगेगा, 80 का मतलब होता है 10 × 8, दैट मीन्स की दोनों साइड आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 80 बॉक्स, और ये आ गया आपके पास 8 दूनी 16 मिनट। इसका मतलब कि 80 बॉक्स जमाने में 16 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए होगा क्या, 15 बॉक्स मेरे पास बचे जो कि मेरे को जमाने, और 1 मिनट में मैं 15 बॉक्स जमा सकता हूं, मतलब मशीन जमा सकती है। तो अब जैसे 17वां मिनट आएगा, उस 17वें मिनट में मशीन जो है वो 15 बॉक्स जमा देगी, और टोटल अपने पास 80 + 15 दैट इज 95 बॉक्स जम चुके होंगे। तो अब अपन मशीन 5 बॉक्स गिराए इसका इंतजार नहीं करेंगे, जितने बॉक्स अपन को जमाने थे उतने अपन ने जमा दिए। इसका मतलब टोटल अपन को 17 मिनट का ही टाइम लगेगा। Let x and y be natural numbers, each less than 20, such that x, y, x plus y, and x minus y are prime numbers. How many such combination of these are possible? तो देखिए बोला जा रहा है कि x और y नेचुरल नंबर है और दोनों ही 20 से कम है। फिर बोला गया कि x, y, x plus y और x minus y ये अपने पास प्राइम नंबर बनते हैं। तो ऐसे चारों प्राइम नंबर के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपन को सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने, बिकॉज x और y प्राइम होने चाहिए। तो अपन को केवल वही नेचुरल नंबर लेने जो प्राइम होते हैं। तो प्राइम कौन कौन से होते हैं 20 से कम, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही सारे अपने पास प्राइम होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए x और y तो मैं इनमें से किसी को भी ले सकता हूं क्योंकि वो प्राइम ही होगा, लेकिन यहाँ पर x + y और x - y इसको भी अपन को प्राइम बनाना है। तो अब जैसे मैंने x + y में मान लीजिए x को 3 लिया और y को 5 लिया, तो 3 + 5 क्या होगा, 3 + 5 8 होगा। क्या 8 कभी भी प्राइम हो सकता है क्या, 8 क्या हो गया, एक इवन हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ओड प्लस ओड जो है वो इवन बनता है, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि इनमें से मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेऊं, 2 को अभी यहां पे मैंने छोड़ दिया, 2 की बात नहीं कर रहा, 2 के अलावा ये जितने भी नंबर बचे इनमें से किसी को भी आप x और किसी को भी y लेंगे, तो उनको जब आप ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आने की वजह से वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। तो देखिए आपको जो यहाँ पे डर लग रहा था कि काफी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन को बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी कम पॉसिबिलिटी यहाँ पे रह गई। मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मैं इन ओड नंबर में से कोई भी साथ में x और y नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि एक नंबर तो मेरे को 2 रखना ही पड़ेगा, और दूसरे नंबर को इनमें से मैं कुछ और लूंगा, तभी जाके इवन प्लस ओड इक्वल टू ओड आएगा, और जो भी प्राइम होता है अपने पास वो ओड ही होता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने x को 2 ले लिया और y को 5 ले लिया, तो देखिए जब मैं x - y निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 - 5 जो कि हो जाता है -3। और माइनस में कभी भी अपन प्राइम नंबर को नहीं लेते, दैट मीन्स कि यहां पर x को मुझे y से बड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी जाके x - y जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहां पर फिक्स है कि मैं y को 2 रखूंगा
और x को 3 से लेके 19 में कुछ रखूंगा, तो देखिए काफी कम नंबर अपने पास रह गए। यहां पर जैसे मैंने x को 3 रखा, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 3 + 2 तो 5 आएगा, लेकिन 3 - 2 1 आएगा, और 1 अपना प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने यहां 2 रखा, फिर 3 के बाद मैंने 5 रखा, तो यहां पर 5 आ गया। 5 + 2 7 और 5 - 2 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 2 7 3 चारों क्या है, चारों प्राइम नंबर है। तो एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है वो तो बन गया 5 2 7 3। अब आगे देखें, अब जैसे 5 के बाद मैंने यहां पे रखा 7, तो देखिए 7 + 2 9 होएगा, और 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। फिर 7 के बाद आप रखा 11, तो देखिए 11 + 2 तो 13, 13 प्राइम नंबर है, लेकिन जब आप 11 - 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 प्राइम नंबर नहीं होता। सेम तरीके से जब आप 13 रखेंगे तो 13 + 2 15 होता है, और 15 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर 13 के बाद जब आप 17 रखेंगे तो 17 + 2 19, 19 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 13 के बाद क्या 17, हाँ 17 - 2 जब आप करेंगे तो 15 आएगा, और 15 प्राइम नंबर नहीं होता। सेम तरीके से जब आप 19 रखेंगे तो 19 + 2 21 होता है, और 21 प्राइम नंबर नहीं होता। दैट मींस केवल एकमात्र कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 5 2 7 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। ये 10 क्वेश्चन मैंने अलग अलग एग्जाम से उठाए, अभी रिसेंट के एग्जाम है, सारे 2025 में ही हुए हैं। तो यहाँ पर सीजीएल मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।